दोस्तों एक बात तो आप सभी ने सुनी होगी कि ब्रिटिश साम्राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता। लेकिन आज की डेट में अगर हम बात करें, इस ब्रिटिश साम्राज्य की इकॉनमी को ग्रहण लग चुका है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि रीसेंट टाइम में कई ऐसे कदम लिए गए जिसके कारण आज यूके की वो जो स्टेबल इकॉनमी हुआ करती थी वो डिस्टेबलाइज हो चुकी है और यहां पर यूके कहीं ना कहीं एक बड़े क्राइसिस की ओर बढ़ता जा रहा है। अब इनके लिए कुछ राहत की सांस आ सकती थी अगर इनका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत के साथ हो जाता। लेकिन कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो यहां पर इनके एक मिनिस्टर के बयान के कारण अब ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत के साथ इनका नहीं होने वाला। अब ये तो बात हो गई कहावत और कहानियों की। एक कहावत मेरे को और भी याद आ रही है, चलो कह ही देता हूं। देखिए, एक कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। इन लोगों ने बहुत सालों तक पूरी दुनिया का शोषण किया है। जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से अगर हम बात करें, ये एशिया में भी थे, ये अफ्रीका में भी थे, ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑलमोस्ट हर जगह थे। और आज की डेट की बात करें तो इनकी जो इकॉनमी है ना, वो ऐसी चिरमरा चुकी है कि जहां पर अब इनके खुद के देशवासी एक बड़े क्राइसिस से जूझ रहे हैं, जहां पर वो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। आने वाले सालों में हो सकता है कि ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाए या कम भी हो जाए। लेकिन फिलहाल हमारे यूपीएससी पर्सपेक्टिव से ये जानना ज़रूरी है कि क्या वो मुख्य कारण है जिसकी वजह से यूके में इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहे हैं। दूसरी चीज, हम यहां पर इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि भारत इस इकोनॉमिक क्राइसिस से क्या सीख ले सकता है, सो दैट इन फ्यूचर वी डू नॉट कमिट सेम टाइप ऑफ मिस्टेक विच यूके हैज कमिटेड। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। लेकिन सबसे पहले जानते हैं हमारे एक एनसीईआरटी कोर्स के बारे में। देखिए, हमारा एनसीईआरटी कोर्स स्टार्ट हो रहा है 7 नवंबर से, और यहां पर आपकी यूपीएससी की जो फाउंडेशन है उसके ऊपर हम वर्क करेंगे। अब इसमें वर्क करने लायक है क्या? आपको एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में एनसीईआरटी कवर करवाई जाएगी जिससे कि आपके टॉपिक की क्लैरिटी और ज़्यादा बेटर हो सके। अब आप में से भी जिनको लगता है कि ये कोर्स उनके लिए उपयोगी है तो वो dpp.onlyas.in पे जाके विजिट कर सकते हैं। आइए अब शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की और जानते हैं उन 5 मेजर रीजंस के बारे में जिसकी वजह से यूके में इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहे हैं। पहला कारण है फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008। अगर हम बात करते हैं 2008 के क्राइसिस की, आपको पता होगा कि रियल एस्टेट में ये क्राइसिस स्टार्ट हुआ था। लेकिन एक चीज आपको यहां पर और समझनी होगी। देखिए, अगर आप बात करते हैं जर्मनी की, तो जर्मनी में आपको ध्यान आता है कि कुछ कार्स कंपनी हैं जो वर्ल्ड लेवल पे फेमस है। देन यूएसए की बात करें तो यहाँ पर आप फेसबुक देखते हैं, इंस्टा देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट और पता नहीं कितनी कंपनियां यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। अब सेम टाइम पे चाइना की अगर बात करें तो सस्ते प्रोडक्ट्स के लिए ये जाने जाते हैं और काफ़ी कटिंग एज टेक्नोलॉजी के लिए भी चाइना जाना जाता है। ऐसे ही जापान, साउथ कोरिया, बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जिनके पास कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी बदौलत उनकी इकॉनमी स्ट्रांग है। लेकिन जब हम बात करते हैं यूके की, यूके के पास इनमें से कोई भी प्रोडक्ट नहीं था। यूके के पास स्टेबल इकॉनमी थी और एक चीज़ ये भी है कि यूके में वॉर वगैरह का इम्पैक्ट आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। मतलब ज़्यादा इसका किसी के साथ लड़ाई झगड़ा भी नहीं है। ऑल्दो मैं एक बात कहूँ, दुनिया में सारे फसाद की जड़ यूके ही है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? अगर आप इजराइल फिलिस्तीन का केस देखें, वहाँ पर भी मेजर कारण कौन है? यूके ही था। इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, इन सभी के पीछे अगर आप जड़ की खोज करोगे तो वो यूके ही है। बट यूके की अब ये जो स्टेबल इकॉनमी थी 2008 के क्राइसिस के बाद थोड़ी चरमरा गई। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? आप समझिए कि यहां पर जैसे दुनिया के जो प्रमुख बैंक थे, जो बड़े बड़े बैंक थे, उनके हेडक्वार्टर्स यहां आपको लंदन में ही देखने को मिलते हैं। बट आज की डेट में यूके की इकॉनमी इतनी डिस्टेबलाइज हो चुकी है, यानी 2008 के क्राइसिस के बाद से ऐसा होना स्टार्ट हुआ था और अभी तक वो उसी से रिकवर ही नहीं कर पाए। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप अगर यूके की इकॉनमी देखेंगे तो 2008 के क्राइसिस के बाद से अपनी इकॉनमी को रिवाइव करने के लिए इन्होंने कुछ ब्याज दरों में कटौती की थी। लेकिन वक्त रहते ही इन ब्याज दरों को वापस सुधारा नहीं गया, जिसकी वजह से बहुत से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लॉसेस का सामना करना पड़ा। अब यहां पर समझने की बात यह है कि आज का जो यूके का क्राइसिस है उसकी बुनियाद फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 में छुपे हुए हैं।
क्योंकि स्टेबल इकोनॉमी होने के कारण यहाँ पर बहुत से बैंक्स की आप हेडक्वार्टर्स देखते हैं, और क्योंकि ये बैंक आपके फेल हुए थे 2008 के क्राइसिस के बाद और इन्हें रिवाइव वगैरह करने में बहुत सी मशक्कत करनी पड़ी थी। रेट जो थे बैंकिंग रेट्स उन्हें रिवाइज करना पड़ा था, और जिसके बाद से ही यूके की इकोनॉमी कुछ खास अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ब्रेक्जिट। अब यहां पर हुआ क्या कि यूके के पास बहुत से आपके स्किल्ड लेबर आते थे यूरोप के बाकी देशों से भी। अब क्योंकि यूके आपका यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं रहा, तो इसकी वजह से इनके पास स्किल्ड लेबर्स की कमी होने लगी। तो यहां पर एक ये भी पॉलिसी जो थी इनकी गलत पड़ गई। तो कहीं ना कहीं यूके के लिए यूरोपियन यूनियन से अलग होना बहुत महंगा पड़ा। अब तीसरा कारण आ जाता है स्टैगफ्लेशन। अब आप सभी को पता होगा स्टैगफ्लेशन होता है क्या है। जब आपकी इकोनॉमी स्टेगनेंट है और इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा चल रहा है और साथ के साथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी हाई हो चुका है। अब यहाँ इन सब के पीछे कारण है क्या, हम इसे समझते हैं। देखिए, स्टैगफ्लेशन अगर हम बात करें इकोनॉमी में तब आता है जब आपकी इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म ना कर रही हो। अब फाइनेंशियल क्राइसिस जो आपके आए थे उसके बाद से बैंकिंग सेक्टर आपका लॉसेस में है। अब बैंक्स नए क्रेडिट देने में थोड़ा सा हिचकिचा रहा है, तो जिसके कारण इकोनॉमी स्टैग्नेंसी हो गई थी ब्रिटेन की, मतलब एक स्टेशनरी फेज में आ गई थी। इसके बाद यहां पर इनकमिंग माइग्रेशन काफी बढ़ गई थी बाकी देशों से, क्योंकि इन्हें स्किल्ड लेबर्स की भी जरूरत थी। अब अगर आप डिमांड एंड सप्लाई चेन को देखते हैं तो उससे आपको समझ में आएगा कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, रिसोर्सेज कम है, तो इससे इन्फ्लेशन आएगा इकोनॉमी में। अब क्योंकि बैंक क्रेडिट नहीं दे रहा है और नए काम स्टार्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज होगा, और यही कारण बना आपका स्टैगफ्लेशन का, जो कि यूके में देखने को मिलती है। अब अगला पार्ट था आपका कोविड-19 और एनर्जी क्राइसिस। इन दोनों को मैं एक एक करके समझाता हूं। देखिए, कोविड-19 की बात करें तो यहां पर लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन लगने की वजह से जो पहले से ही आपकी इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी उसकी हालत और खराब हो गई। बिकॉज लॉकडाउन में जैसे आप देखते हैं कि भारत जैसे देश, चाइना, यूएसए, इसका इम्पैक्ट सभी इकोनॉमी में देखने को मिला है। सभी इकोनॉमी में इसके कारण स्लो डाउन आया है, और यूके की इकोनॉमी क्योंकि पहले से ही अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, तो ये इनके संकट को और बढ़ा देता है। और बची कुची कसर जो थी वो पूरी कर दी आपकी यूक्रेन रशिया वॉर ने। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? देखिए, जो यूके है यहां पर ठंड काफी अच्छी खासी होती है विंटर में। जब विंटर में यहां पर ठंड पड़ती है तो ये एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं। एलपीजी जो कि रशिया से आती है। अब रशिया से जो एलपीजी आती है ये इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। अब हाल के दिनों में अगर आप यूके की हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि यूके में जो एनर्जी सप्लाई है, क्योंकि इन्होंने काफी सैंक्शंस लगा दिए हैं रशिया के ऊपर, तो इनके पास एलपीजी नहीं है, और जो इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस है वो काफी ऊंचे उठ चुके हैं। यानी उनमें भी इन्फ्लेशन देखने को मिल रही है ऑलमोस्ट 175% तक। ऑल्दो यहां पर यूएसए जैसे देशों ने इनकी मदद के लिए काफी कुछ किया है, लेकिन फिर भी एनर्जी के जो प्राइसेस हैं वो यूके में कम नहीं हो रहे हैं, और ऊपर से अभी आने वाले समय में ठंड आने वाली है। अब ठंड आएगी तो एनर्जी डिमांड अपनी पीक पे पहुंचेगी। अब जब एनर्जी डिमांड अपनी पीक पे होगी तो उस समय उस एनर्जी डिमांड को फुलफिल करने के लिए इनके पास पर्याप्त मात्रा में एलपीजी नहीं है, और जिसके कारण और ज़्यादा इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी इनके इकोनॉमी में। एक पहला पॉइंट तो यहाँ पर ये आ गया, क्योंकि हाउस होल्ड में इसकी डिमांड इंक्रीज होगी। दूसरा पॉइंट आपको जो यहाँ पर देखना है वो ये, इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रीज वगैरह को भी रन करने के लिए चाहिए होती है, तो वो भी आप देखिए कि जब कॉस्टली हो जाएगी। अगर मैं आपको कहूँ कि पहले यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 1 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए तकरीबन 100 पाउंड का खर्चा आ रहा था, अब ये बढ़कर 400-500 पाउंड के आसपास पहुंच चुका है। तो इसकी वजह से इनपुट कॉस्ट इंडस्ट्रीज की इंक्रीज हो जाएगी, और जो प्रोडक्ट है जो ऑलरेडी पहले से ही इन्फ्लेशन के कारण महंगे चल रहे थे वो और ज़्यादा महंगे हो जाएंगे। अब यहाँ आपको लास्ट चीज जो समझनी है दैट इज इनकी कुछ पॉलिसीज के बारे में। अब पॉलिसी कौन सी? रिसेंटली 3 ऐसी पॉलिसी आई हैं जिनके कारण मैं ये कह रहा हूं कि यूके के जो क्राइसिस हैं वो और ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। आपको पता होगा शायद यूके ने एक मिनी बजट निकाला था। अब इस मिनी बजट में इन्होंने कहा था कि हम एक नया इराक स्टार्ट कर रहे हैं।
लेकिन ये शुरुआत नहीं, ये पुराने इरा का अंत था, जहां पर ब्रिटिश की ग्लोरी उनकी इकोनॉमी के साथ खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? देखिए, इस बजट में एक दो पॉइंट है, मतलब दो तीन पॉइंट है, जिनको मैं एक साथ समराइज करना चाहूंगा और कुछ बाकी पॉलिसीज को भी इसी में ऐड करना चाहूंगा। जैसे पहली चीज, इन्होंने कहा कि जो इंडिविजुअल के ऊपर यानी रिच कम्युनिटी के ऊपर जो टैक्स लगता है, इसको ये कम कर देंगे। अब अगर आपकी इकॉनमी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट की जरूरत है अपनी इकॉनमी में, और वो इन्वेस्टमेंट आप कहां से करोगे? जब आपके पास रेवेन्यू होगा। अब रेवेन्यू आपके पास कहां से आएगा? रेवेन्यू तो आपके टैक्सेस से आएगा। अब टैक्सेस अगर आप कम कर रहे हैं तो इससे गवर्नमेंट के पास जो पहले ही पैसा कम था वो और कम हो जाएगा। तो पहली प्रॉब्लम तो ये टैक्सेशन में यहां पर आई। दूसरी प्रॉब्लम, इन्होंने सोचा कि कहीं ना कहीं ट्रिकल डाउन इफेक्ट देखने को मिलेगा अगर हम कॉर्पोरेट टैक्स को घटा देते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में इन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स घटाने की बात की थी, बाकी बाद में यू टर्न लिए गए हैं इनके द्वारा भी। जैसे इंडिया में भी देखी जाती है ना यू टर्न वाली सरकार, तो जिसकी वजह से इनका भी नाम यू टर्न वाली सरकार पड़ गया अभी रिसेंट जो आपकी यूके गवर्नमेंट है। अब तीसरी जो पॉलिसी है वो एनर्जी से ही रिलेटेड है। अब इन्होंने क्या किया कि जैसे मान लीजिए अभी हाल फिलहाल में 500 पाउंड के आसपास में जनरेट हो रही है आपकी 1 मेगावाट आवर की एनर्जी। अब यहां इन्होंने इसके ऊपर एक स्लैब लगा दिया कि कंपनीज 400 पाउंड से ऊपर चार्ज नहीं करेगा। ये हाइपोथेटिकल फिगर्स हैं, आप इनके ऊपर ज्यादा फोकस ना करना, बट मैं आपको पॉलिसी समझा रहा हूं इन्होंने क्या किया। अब चाहे एक रिच पर्सन हो चाहे एक पुअर, गवर्नमेंट दोनों को ही सब्सिडाइज कर रही है यहां पे। अब भारत की अगर हम बात करें, भारत में क्या रहता है? भारत में ऐसा होता है ना कि अगर आप पहली 1000 यूनिट को यूज करते हैं तो आपको 4 रुपए यूनिट पड़ेगी, बिकॉज ये बेसिक नीड को फुलफिल कर रही है। अगर मान लीजिए आपने 1000 से 2000 यूनिट के बीच में खर्च की है तो उसके लिए आपको अलग से 6 रुपए 10 रुपए कुछ ऐसे चार्ज किए जाते हैं, और 2000 के बियॉन्ड होती है तो उसके लिए रेट अलग है। तो अलग अलग स्लैब बना रखी है। जो बेसिक नीड है इसमें गवर्नमेंट कुछ सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड करती है, बट यहां गवर्नमेंट सबको सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है, रिच एंड पुअर। अगर हम बात करते हैं यूके की, तो आपको यह समझना होगा कि जो यूके की नॉर्मल फैमिली है, यानी जिनकी आमदनी ज्यादा कुछ खास नहीं है, उनका ज्यादातर खर्चा, यानी कि मैं एक सर्वे के अकॉर्डिंग बताऊं तो दे स्पेंड ऑलमोस्ट 6 to 8% ऑफ देयर इनकम जस्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी। अगर वहीं रिच की बात की जाए, दे स्पेंड ओनली 2% ऑफ देयर इनकम ऑन इलेक्ट्रिसिटी। आप एक बात देखिए कि जो वहां के राजा हैं, अगर मान लीजिए उनके पैलेस को भी बिजली देनी है और उसमें भी सब्सिडीज मिल रही हो, और दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान है जिसने अपने आप को ठंड से बचाने के लिए हीटर चलाया हुआ है, तो दोनों को आप सब्सिडाइज कर रहे हैं, तो इससे इकोनॉमी के ऊपर बुरा असर पड़ेगा। अब कैसे? अब इस एनर्जी नीड को पूरा करने के लिए, यानी इस सब्सिडीज को अवेल करने के लिए यहां पर इन्हें चाहिए $130 बिलियन। अब इतना पैसा एक इकलौता इंसान तो दे नहीं सकता। अगर कोई सरकार होती, वर्ल्ड बैंक होता, IMF होता, तो भी दे देता, बट इन्होंने अब इससे बनाए हैं बॉन्ड्स। अब बॉन्ड्स में भी अपने आप में एक प्रॉब्लम चल रही है जिसको अभी थोड़ी देर में हम समझते हैं, बट ये 130 करोड़ रुपए सिर्फ इस सब्सिडीज में नहीं यूज हो रहे। आप ये समझ के चलिए कि ये 130 में जो कंपनीज को लॉसेस होंगे उनको भी कवर कर रहे हैं, और ये प्राइसेस इन्होंने 2 साल के लिए फिक्स कर दिए हैं, दैट देयर विल बी नो चेंज। अगर कल को ये पर यूनिट जनरेशन 1000 पाउंड के आसपास भी पहुंच जाती है तो भी इस रेट के ऊपर ये नहीं बेच पाएंगे। एक बात मान के चलिए कि आने वाले समय में भी अगर यूके ने रशिया के ऊपर इसी तरह से पाबंदी लगाई रखी तो यूके के लिए बहुत मुश्किल बढ़ने वाली है, क्योंकि यूएसए जैसी कंट्री के ऊपर हम कब तक भरोसा कर सकते हैं? यूके को यूएस से जो एनर्जी वगैरह मिल भी रही है उससे उसकी जो बेसिक नीड है वो फुलफिल नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं यूके को ये सोचना होगा कि उनको अभी अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए क्या करना है, रशिया के साथ जाना है या यूएसए के साथ। अब तीसरी चीज यहां पर जो आपको याद रखनी है कि ये जो $130 बिलियन हैं, इनको कैसे जनरेट कर रहे हैं? मान लीजिए ये 130 रुपए हैं। अब मैं हर इंसान से 1-1 रुपए की डिमांड करूं तो वो हर एक के लिए इजी है देना, तो यहां आप 1-1 रुपए के बॉन्ड बना देते हैं। अब इसके ऊपर मान लीजिए गवर्नमेंट कहते हैं कि हम 4% का ब्याज दे रहे हैं, तो मतलब जब ये आपका जो बॉन्ड है इसका लाइफ टाइम या टेन्योर जब कंप्लीट होगा, इसके बाद
जो भी पर्सन है जिसने 1-1 रुपया दिया है, कंट्रीब्यूट किया है, उनको 4% और एडिशनल मिलेंगे। अब हुआ क्या है कि एकदम से मार्केट में इतने सारे बॉन्ड आएंगे तो जो बॉन्ड के प्राइसेस हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, डिमांड एंड सप्लाई कर्व के अकॉर्डिंगली। क्यों? क्योंकि सप्लाई बॉन्ड की ज़्यादा है और डिमांड क्या है, कम। लेकिन इनकी परेशानी यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रही है। आप देखिए कि हो सकता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स का मन करे वो यहाँ पर इन्वेस्ट भी करने लग जाए, लेकिन इनकी प्रॉब्लम तब बढ़ जाती है जब आप ये देखते हैं कि जो पाउंड है इसकी जो वैल्यू है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट इज डेप्रिशिएटिंग। कहीं ना कहीं वो वैल्यू आपकी नीचे जाती जा रही है, जिसकी वजह से अगर मैं मान लीजिए कन्वर्जन रेट आज की डेट में जनवरी की बात करते हैं, अभी इस साल की जनवरी में $1 के मुकाबले आपका जो पाउंड था 1.4 के आसपास था, अब ये घटकर 1.2 हो चुका है। मतलब डेप्रिशिएशन चल रही है इनके वैल्यू की, तो जिसकी वजह से जब मैं कन्वर्जन वगैरह करूंगा भी अपने डॉलर को पाउंड में, इसके बाद ये सभी कुछ जो परसेंटेज वगैरह मेरे को मिल रहा है, इसके बाद भी मैं नुकसान में जाने वाला हूं, बिकॉज जो पैसा है, मतलब जो पाउंड है, उसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती जा रही है। इसके कारण जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं उनके लिए ये एक फिजिबल ऑप्शन नहीं रहेगा, और इसी के कारण आप देखेंगे कि बॉन्ड की जो वैल्यू है वो और ज़्यादा डेप्रिशिएट करेगी, और जब बॉन्ड की वैल्यू और ज़्यादा डेप्रिशिएट करेगी तो इसको गवर्नमेंट एक सब्सिडाइज रेट पे बेचेगी, और जिसके कारण आप ये देखेंगे कि यहाँ पर गवर्नमेंट को फर्दर और ज़्यादा पैसा देना पड़ जाएगा। और अब इन्हीं पॉलिसीज के कारण आप ये देखते हैं कि यूके में बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाला है। अब यहाँ पर भारत के लिए लेसन्स क्या हैं? देखिए, एक बात समझिए कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमें समझना होगा। गवर्नमेंट को ये समझना होगा कि अगर आप किसी भी तरह की बोरोइंग कर रहे हैं तो आज की डेट में जो आप पैसा ले रहे हैं वो आप फ्यूचर जनरेशन से बोरो कर रहे हैं। अब ये फ्यूचर जनरेशन के ऊपर है कि वो उस चीज़ को कैसे पे कर पाएगी। अगर उनकी पेइंग कैपेसिटी हुई तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुई तो बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि भारत में भी ऑयल बॉन्ड इशू हुए थे, जिनके कारण आज की डेट में आप ये देखते हैं कि भारत में ऑयल के प्राइसेस काफ़ी बढ़े हुए हैं। ऑल्दो कुछ गवर्नमेंट की भी यहाँ पर पॉलिसीज में फेलियर देखने को मिला है, बट स्टिल मैं ये कहूँगा कि वो जो पुराने पाप थे हमारे, कुछ वो भी हमारे को अभी भी हॉन्ट कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में बस मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि भारत यहाँ से बहुत कुछ सीख सकता है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म आप, अगर आपकी इकोनॉमी स्टेबल है तो आप तब ला सकते हैं, लेकिन जब आपकी इकोनॉमी ऑलरेडी प्रॉब्लम में है तब इकोनॉमिक रिफॉर्म जो आप इतने स्ट्रॉन्ग स्टेप लेने की बात करते हैं, अगर वो लेंगे तो इकोनॉमी में बहुत सी प्रॉब्लम आ सकती है। उदाहरण के तौर पे भारत में डीमोनेटाइजेशन हुई, जिसके बाद से इकोनॉमी में एक शॉक आया। इसके बाद जब लॉकडाउन हुआ तो इकोनॉमी और ज़्यादा हमारी भी डिस्टेबलाइज होगी। अब इस समय अगर इकोनॉमी में बहुत बड़े चेंजेस आएंगे तो इसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी में भी सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम देखने को हमें मिल सकती है। तो गवर्नमेंट को इस चीज़ से एक लेसन लर्न करना चाहिए, और हो सकता है आने वाले समय में ऐसे क्राइसिस को हम अवॉइड कर पाएं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।